आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की जिसने की 3 शादियां की और इन शादियों के पीछे केवल एक षड्यंत्र था कि उसे पैसे मिल जाएं, वो भी शॉर्टकट तरीके से। 8 करोड़ रुपए के लिए उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी की, उसे उसके 8 करोड़ के रुपए के चक्कर में मारा और फिर कार के डिक्की में डालकर अपने तीसरे पति के साथ घूमती रही, वो भी 840 किलोमीटर का सफ़र तय करके। आखिरकार उसने लाश को ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन ये सारे षड्यंत्रों के बाद भी उसे 8 करोड़ रुपए नहीं मिले और फिर वो कैसे पुलिस के चुंगल में फंसी और इस कहानी का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसी कहानी के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस लड़की की मैं बात करने वाली हूँ वो बेंगलुरु की है और इसका नाम है निहारिका। इस कहानी का पर्दाफाश होता है 3 अक्टूबर को, जब सारे ही मीडिया न्यूज़ चैनल पे ये खबर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा था। निहारिका नाम की लड़की जो कि बेंगलोर में ही जन्म लेकर पली बढ़ी थी, वो छोटी सी उम्र में ही इंजीनियर बनना चाहती थी। उसने खूब अच्छे से मन लगाकर इसके लिए पढ़ाई भी किया था और छोटी उम्र में वो इंजीनियर भी बन जाती है। जब वो इंजीनियर बन जाती है, महज उसकी जो उम्र थी वो 21-22 साल की थी और उस वक्त उसने बहुत सारे कंपनी, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़ में अपना रिज्यूम लगाया जहाँ पे वो जॉब करना चाहती थी। कुछ कंपनी में उसने काम भी किया और फिर स्विच भी किया ताकि उसकी सैलरी हाइक होती रहे और उसे कुछ सीखने को भी मिले। जैसे जैसे वो कंपनी चेंज करने लगी वैसे वैसे उसे नए लोग मिलने लगे और ऐसी परिस्थिति में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब वो कम उम्र में ही शादी करने का फैसला ले लेती है और अपनी मनमर्जी से शादी भी कर लेती है। ये शादी कुछ सालों तक चलती है और निहारिका अपने शादी से लगातार कुछ सालों के बाद ही फ्रस्ट्रेट होकर दुखी होने लगती है और इस बीच उसे एक बच्चा भी हो जाता है। ले देकर कुछ सालों तक ये शादी टिकी रहती है और उसके बाद निहारिका का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी और वो अपने बेंगलुरु शहर को छोड़ना भी चाहती थी। जॉब के पर्पज़ से वो अब हैदराबाद शिफ्ट होना चाहती थी। उसने ऐसा ही किया, उसने हैदराबाद जाकर एक न्यू कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जब वहाँ पे वो जॉब कर रही थी तब उसे एक दूसरा लड़का मिलता है और ये जो दूसरा लड़का होता है ये निहारिका को बहुत पसंद आ जाता है। जब निहारिका उस लड़के को पसंद करने लगती है फिर उसके साथ भी वो शादी कर लेती है और शादी करने के बाद कुछ वक्त तक साथ ही वो दोनों गुजारते हैं। वैसे ही रिश्तों में खटास फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन निहारिका के जो ये दूसरा पति का सिलसिला था, इसमें एक अच्छी बात ये थी कि जो दूसरा पति था वो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल था फर्स्ट शादी के हिसाब से। जो दूसरा पति था उसका एक बिजनेस था और वो बिजनेस सारा कुछ निहारिका के नाम पे ही था। सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर निहारिका के हिसाब से ही बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे 2-3 साल शादी के बीतते हैं वैसे ही निहारिका को पता लगता है कि ये जो बिजनेस है वो एक तरह का फ्रॉड बिजनेस है, जिसकी वजह से उसके पति को एक बार पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब उसका पति अपना मुंह खोलता है तो बताता है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो उसकी पत्नी है और सारे ही कागजात उसके पत्नी के नाम पे हैं। लिहाजा अब पुलिस वाले निहारिका को पकड़ कर जेल भेज देते हैं। जेल जाने के बाद निहारिका का कैरियर भी खराब हो चुका था और इधर उसके जो मेंटल स्ट्रेस था वो बहुत बढ़ चुका था। वो जेल में काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी और ऐसे वक्त में उसकी एक साथी बनती है, एक बूढ़ी सी औरत जो कि महज 45 से 50 साल के आसपास की थी। वो औरत जो निहारिका है उसकी परेशानी को सुनती है, समझती है, उससे दोस्ती होती है और जब सारी कहानी वो निहारिका की सुन लेती है तब उसके बाद उसे दिलासा दिला कि मेरा जो बेटा है वो जेल के बाहर है और जैसे ही तुम जेल के बाहर निकलोगे वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। इस वक्त निहारिका ने दूसरे पति से भी किनारा कर लिया था और इसके बाद जब जेल की कानूनी प्रक्रिया से वो बाहर निकलती है जेल से, तब उसकी मुलाकात होती है अंकुर राणा नाम के इस लड़के से जो कि उस बूढ़ी महिला का बेटा था।
अंकुर राणा देखने में काफ़ी अच्छा था। उसने इस लड़की के बारे में पहले ही जान रखा था अपनी माँ के द्वारा, और फिर जब जेल से बाहर निहारिका आती है तो अंकुर उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है और इसके बाद दोनों के बीच फिर से प्यार हो जाता है। अब अंकुर निहारिका को बहुत पसंद करने लगता है और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन निहारिका अब तीसरे शादी में फंसना नहीं चाहती है और वो डिसाइड करती है कि वो फिर से जॉब करेगी, वो भी बेंगलुरु जाकर अपने होम टाउन में। और वो कुछ वक्त के बाद ऐसा ही करती है, बेंगलुरु जाती है और फिर से वो एक न्यू जॉब ज्वाइन कर लेती है और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसके मन मुताबिक जो जॉब थी उसने चुनी थी, और उसके बाद वो आराम से वहाँ रह भी रही थी। लेकिन उसके मन में जो एक लालच था पैसे का, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, और लिहाजा इस बीच उसकी मुलाकात होती है चौथे व्यक्ति से जिसका नाम होता है रमेश। और रमेश बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं। स्टार्टिंग में जब दोस्ती होती है निहारिका की रमेश के साथ, तब उसे पता नहीं होता है कि रमेश के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जैसे जैसे निहारिका को गिफ्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं रमेश उस पर खर्चा करना शुरू करता है। चूँकि रमेश पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए निहारिका कभी भी अपने प्यार का इजहार उससे नहीं करती है। लेकिन रमेश एक दिन निहारिका से अपनी शादी की पहल की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लिहाजा इस वक्त तक निहारिका को यह समझ आ चुका था कि जैसा वो इंसान ढूंढ रही थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ठोकर जब खा चुकी थी, तो अब उसे पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। रमेश का जो उम्र था वो निहारिका से लगभग डबल था। रमेश 50 से 55 साल के बीच का अधेड़ उम्र का इंसान था और निहारिका जो थी अब 25 से 30 साल के बीच की लड़की थी। लेकिन फिर भी उसने सभी बातों को एक किनार करके रमेश के इस ऑफ़र को पसंद किया, स्वीकार किया और दोनों की फिर शादी हो जाती है। कुछ दिन ये शादी बहुत अच्छे से हंसी खुशी आगे बढ़ती है, लेकिन एक दिन जब निहारिका को लगता है कि जो रमेश का जितना प्रॉपर्टी है वो बाद में दोनों के बीच बट जाएगा, जो पहली बीवी है उसके बीच और निहारिका के बीच, तब उस दिन से वो एक साजिश बुनना शुरू करती है। अब एक दिन रमेश को निहारिका कहती है कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। रमेश उस वक्त यही निहारिका को समझाता है कि जितनी भी चीज़ें उसके पास हैं, धन संपत्ति, वो सब उनके परिवार का ही है, उनके पहले बीवी का है और निहारिका का है, जो कि बराबर हिस्सों में बाद में जा कर के सबके हिस्से में जितना आएगा बांट दिया जाएगा। लेकिन निहारिका इस बात से खुश नहीं थी, वो चाहती थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। इस वजह से उसने एक प्रॉपर्टी देखी जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए की थी, जो कि रमेश का था। और रमेश को इस प्रॉपर्टी का जो मालकाना हक था वो अपनी पत्नी यानी कि राधिका के नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए रमेश को बार बार उकसाने लगी, लेकिन रमेश माना नहीं। इसके बाद उसने जो प्लान किया था, उसने जो एक साजिश की थी कि रमेश को इस प्रॉपर्टी के लिए उसके रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर रमेश जो है रास्ते से हटा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है और बहुत सारे ऐसे उसके धन हैं, संपत्ति हैं, जो कि राधिका के नाम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए राधिका को किसी का साथ चाहिए था। अब राधिका को याद आता है वही लड़का जिसका नाम था अंकुर राणा। अंकुर राणा को फिर वो कॉल करती है, जो कि हैदराबाद में होता है। 1 अक्टूबर को वो कॉल करती है और अंकुर को अपने पास बेंगलुरु बुलाती है। उसके बाद उसे सारी ही प्लानिंग के बारे में समझाती है कि उसका जो पति है, कथित रूप से तीसरा पति या चौथा पति भी कह सकते हैं, उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, जो कि अगर वो रास्ते से हटा दिया जाता है तो सीधे निहारिका को जो ये पैसे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो अंकुर राणा होता है उसे एक दूसरा ऑफ़र मिलता है कि पैसे के साथ अगर निहारिका भी उसके साथ आ जाए तो फिर कितना ज़्यादा बेटर होगा, दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होगी, दोनों फिर शादी कर लेंगे, चौथी शादी करके दोनों सेटल हो जाएंगे इस पैसे के साथ। अंकुर राणा भी अब निहारिका के बातों के झांसे में आ जाता है। दोनों ने प्लान किया था 3 अक्टूबर का दिन, जिस दिन वो रमेश को मारने की
प्लानिंग कर चुके थे। अब इधर निहारिका रमेश को 3 अक्टूबर को ये बताती है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, काफ़ी दिनों से घूमने फिरने नहीं गए हैं। इसके बाद निहारिका की बातों को रमेश मानकर कार से उसे लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाता है। जैसे ही लॉन्ग ड्राइव के लिए कुछ दूर का रास्ता तय करते हैं, वैसे ही ये जो लड़का होता है वो अंकुर राणा उसे रास्ते में एक ढाबे पे मिलता है, जहाँ पे ये दोनों रुकते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। इसके बाद जो अंकुर होता है वो लिफ्ट मांगता है निहारिका से, और निहारिका कहती है कि ये उसका पुराना जानकार है, पहचान वाला है, तो रमेश भी मान के उसे लिफ्ट दे देता है। अब ये तीनों निकलते हैं कर्नाटक की तरफ, और इधर लॉन्ग ड्राइव पे जाते जाते रास्ते में ही एक जूस ऑफर करते हैं रमेश को, जो उसे पिलाया जाता है। और निहारिका जैसे ही वो जूस देती है, रमेश उसे पीता है, वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ही लोग सड़क के किनारे कार खड़ी करते हैं, रमेश को मौत के घाट उतारते हैं, उसका लिहाजा गला दबाकर जब तक उसकी सांस न थम जाए तब तक गला दबाया जाता है। रमेश की मौत हो जाती है। उसके बाद अब दोनों प्लान करते हैं कि इसके जो शव है, इसका जो शरीर है, उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसके बाद अब कार फिर से उसी रास्ते पे दौड़ना शुरू करती है। लगभग 840 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये कर्नाटक पहुंच जाते हैं। कर्नाटक पहुंचने के बाद एक जगह है जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। उस जगह पे, उस पैलेस पे जाकर के ये रुकते हैं, और इसी चाय के खेत में उस शव को, रमेश को ले जा कर के रास्ते से इन्होंने पेट्रोल भी खरीदा था, पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद दोनों फिर से कार में बैठ के अपने अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब जो रमेश की बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, उस जगह का नाम था कॉफी एस्टेट। और इधर जो रमेश की पहली पत्नी थी वो रमेश को लेकर परेशान हो रही थी। कॉल पे बात दोनों की होती रहती थी, और बहुत सारे मसले भी दोनों के बीच में थे। कभी पैसे की ज़रूरत, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पहली बीवी को भी पड़ती थी, जिस वजह से वो रमेश को कॉल लगाती थी। इधर जब पहली पत्नी रमेश के फ़ोन को ट्राई करती है, लगातार वो स्विच ऑफ बताता है, और इसके बाद रमेश से उसकी बात जब नहीं होती है तब वो थोड़ी परेशान होने लगती है। और लिहाजा ऐसा सोच कर कि रमेश के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाती है और कंप्लेन लिखाने की कोशिश करती है। जैसे ही पुलिस वाले कंप्लेन लिखते हैं तो पहले नज़र में जो शक के आधार पे पहला जो शख्स होता है वो होता है निहारिका का नाम। पहली पत्नी शक जताती है कि निहारिका हो सकती है कि रमेश के साथ कुछ अनहोनी हुई है जिसका कारण बन सकती है। अब इधर निहारिका को ढूंढा जाता है, निहारिका मिलती नहीं है। और उधर जो ये मर्डर हुआ था, इसके पीछे किसका हाथ है, रमेश कहाँ गायब है, ये सारे कुछ का पता लगाया जाने लगा। पता चला कि एक अधजली लाश जो है वो कर्नाटक के पास मिली है एक शख्स को। कर्नाटक की पुलिस की टीम भी वहां पे पहुंचती है, उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इधर जो बेंगलुरु की पुलिस होती है वो भी अब लिहाजा 550 सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। रमेश की गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, वो किन किन जगहों से गुजरा था वो देखा जाता है। कुछ सीसीटीवी फुटेज में क्लियर जो विजुअल्स थे वो नहीं थे, कुछ में विजुअल्स क्लियर आते हैं जहाँ पे पता लगता है कि रमेश 3 तारीख को अपने घर से निकला था, और साथ में उसकी पत्नी, दूसरी पत्नी निहारिका भी थी। एक ढाबे पे जाकर ये गाड़ी रुकी थी, वहाँ से तीसरा शख्स इस गाड़ी में बैठता है, और उसके बाद ये गाड़ी कर्नाटक की तरफ जाती है, जहाँ पे एक बॉडी का भी रिकवरी पुलिस की टीम ने किया था। इसके बाद पुलिस की टीम जब कोऑर्डिनेट करती है गुमशुदगी के आधार पे और इस कार की ट्रैकिंग के सीसीटीवी फुटेज के लिंक के अकॉर्डिंग, तब पुलिस कर्नाटक पुलिस से कांटेक्ट करके वहां तक पहुंचती है, और उसके बाद पता चलता है कि जो बॉडी है ये रमेश की है। इसके बाद जो शक था निहारिका पे, उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है पुलिस, और लिहाजा 10 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को निहारिका को भी पकड़ लिया जाता है। अब जब निहारिका को पकड़ा जाता है, उससे जब पूछा जाता है कि ये सारे काम उसने किस वजह से किए, ये मर्डर उसने क्यों किया, तब जाकर निहारिका बताती है कि उसे पैसे का लालच था। वो कई सारी शादी करके ठोकर खा चुकी थी, और जिस वजह से वो एक प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए रमेश को मौत के घाट उतार देती है। पुलिस जब ये बात सुनती है तब उसने और भी इन्वेस्टिगेशन किया। इसके बाद निहारिका बताती है कि उसका एक साथी है जिसका नाम है अंकुर राणा, जो इस षड्यंत्र में उसका साथी बना था, जिसने मर्डर में
जो निहारिका है उसका पूरा साथ दिया था। अब अंकुर राणा की भी तलाश की जाती है और लिहाजा उसे भी हरिद्वार से पकड़ लिया जाता है। अब इन दोनों गुनहगारों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो कहानी है वो अपने आप में एक ऐसी लालच की कहानी है जिसमें एक लड़की 3 शादी करती है। वो चौथी शादी भी करने वाली थी। उसने 8 करोड़ के लालच में एक ऐसे इंसान को मार दिया जो पहले से ही शादीशुदा था, उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। तो लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती है, और लालच करना कहीं से भी सही नहीं होता है। जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। किस्मत सबकी अलग अलग होती है और षड्यंत्र और साजिश से हमेशा ही एक गलत अंजाम तक पहुंचा देती है। और आज दोनों ही इस वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं। जो निहारिका की एक बच्ची है वो भी अनाथ हो चुकी है। उसके सर पे भी माँ का साया नहीं है, बाप का साया पहले ही हटा दिया था उसने। अब उसे पैसे भी नहीं मिले और एक इंसान की जान भी चली गई। तो आज की जो कहानी थी ये यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।